Hello friends, this is Somdeep Raghuvanshi and I am going to teach you Geography NCERT of class 6th, and we are here to cover the first chapter which is the earth in the solar system. अब इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमें इस चैप्टर में कुछ ही चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि हमारी सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, पोल स्टार और हमारा सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, हमारे 8 planets, moon and asteroids and meteorites. Only these topics are there in this chapter and we are going to learn it all. So let's get started. बेसिक इंट्रो में हमें ये बताया गया है कि हम कैसे अपनी इवनिंग को देखते हैं। हम अपनी इवनिंग में हमारी नाइट स्काई कैसे होती है, हमारी इवनिंग में स्काई कैसे होती है, ग्रेजुअली वो चेंज कैसे हो जाती है नाइट के टाइम तक। इसमें स्टार्स आ जाते हैं, हमें स्टार्स ग्लिटर करते दिखते हैं। कुछ स्टार्स में दिखते हैं कि वो ऐसे बंदूज टाइप में दिखते हैं कि वो चमक रहे हैं फिर बुझ रहे हैं, फिर चमक रहे हैं फिर बुझ रहे हैं। कुछ हमें ऐसे दिखते हैं कि ऐसे स्टिल बस चमक ही रहे हैं, बुझ नहीं रहे वो। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। फिर हम आ जाते हैं मून पे कि मून कभी कभी हमें दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। ये सब हम फिनोमेना है, कैसे होता है, इस सब को हम जानेंगे इस चैप्टर्स में। तो मून के बारे में एक अच्छी सी बात इस फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है कि जब हम फुल मून देख पाते हैं, कंप्लीट बड़ा पूरा चाँद, तो उसको हम फुल मून नाइट बोलते हैं। हिंदी में उसे हम बोलते हैं पूर्णिमा। आपने ये सब सुना हुआ होगा। और ऐसे ही जब एकदम से मून 15 दिन बाद एकदम कुछ नहीं दिखता, उसके बाद जब फुल मून देख लेते हैं, उसके 15 दिन तक अगर आप वेट करेंगे तो 15 दिन में आपको सिर्फ अंधेरी रात दिखेगी। उस नाइट को हम बोलते हैं फर्स्ट मून नाइट। हिंदी में उस रात को हम अमावस्या की रात बोलते हैं। आपने इसे ज़रूर सुना होगा। तो ऐसे ग्रेजुअली कैसे मून चेंजेज होता है, कैसे अपने चेंज शेप करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं हम सेलेस्टियल बॉडीज पे। तो द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सारी ऐसी बॉडीज जो शाइन करती हैं या फिर नहीं करती हैं। कुछ ऐसी बॉडीज जो हम देख पाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं देख पाते हैं। यूनिवर्स में जो भी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स जो हम देख पाते हैं वो है सन, मून, स्टार्स। ये सारी की सारी चीज़ें सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. क्या है ये? कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके पास खुद की गैसेस होती हैं। उन्हीं गैसेस से वो रिएक्शन करते हैं, उनके गैसेस आपस में, और उन्हीं रिएक्शन से हीट जनरेट होती है और उनके पास खुद की हीट आ जाती है। और उसी हीट से जहाँ पर हीट होगी वहाँ पर लाइट होगी, आपको सबको पता है। तो ये क्योंकि बहुत बड़े होते हैं और गैसेस उनमें पूरी भरी पड़ी हुई होती हैं, तो ये बहुत बड़े अमाउंट में होता है और बहुत बड़े अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई होती है। तो ये हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो कहीं ना कहीं वो इमिट करते हैं। इमिट करने का मतलब होता है कि प्रकाशित करते हैं, डालते हैं, फेंकते हैं किसी अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स पे, अपने आसपास के सेलेस्टियल बॉडीज़ पे। तो स्टार्स अगर ऐसा करते हैं तो स्टार में सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास सन का। सन हमारा एक स्टार है और सन को अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो इसके आसपास प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स मतलब ग्रह, जैसे कि पृथ्वी। तो सन बहुत बड़ा है, बहुत गर्म है, ये हम सब जानते हैं। और इसकी हीट और लाइट खुद की है और जो कि हमें पृथ्वी पर महसूस होती है क्योंकि ये फेंकता है, ये प्रकाशित करता है। यही चीज़ स्टार्स के बारे में बताई गई है। आप वंडर कर रहे होंगे कि सन स्टार कैसे हुआ। स्टार्स तो वो होते हैं जो हम रात में देखते हैं, बहुत सारे। सन अकेला एक दिन में कैसा स्टार निकलता है? नहीं, सन भी वही स्टार है जो हम रात में देखते हैं। बस इसको दिन में हम इसलिए देखते हैं क्योंकि दिन इसी की वजह से होता ही है। ये हमारे इतने पास में है इसलिए हम इतना अच्छे से इसको देख पाते हैं। बाकी जो सारे स्टार्स हैं वो बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए ना उसकी हीट ना लाइट हम प्रेजेंस में फील कर पाते हैं। हमें सिर्फ वो ग्लिटर करते हुए दिखते हैं, बस इतनी सी बात है। इतना सारी डिफरेंस है सन में और बाकी सारे स्टार्स में। सन हमारे सबसे पास का स्टार है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम जानेंगे कॉन्स्टेलेशंस के बारे में। जब आप रात में स्काई को देखते होंगे तो
बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं आपको, और उन्हीं स्टार्स को कभी कभी हम कनेक्ट करने लगते हैं। ऐसे कनेक्ट करके कोई फिगर बनाने लगते हैं, इमेजिनरी लाइंस खींचते हैं उनको डॉट मान के। जैसे हम पेड़ बना लेंगे, किसी जानवर को बना लेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाते हैं, तो इसी चीज़ को हम कॉन्स्टलेशन बोल देते हैं। और उर्सा मेजर या फिर बिग बियर, ये एक ऐसी ही कॉन्स्टलेशन का नाम है। उर्सा मेजर और बिग बियर दोनों एक ही चीज़ है। सबसे आसानी से पहचान सकते हैं किसी कॉन्स्टलेशन को, तो उसे हम कहते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जिसको हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। सप्तऋषि कुछ भी नहीं है, ये 7 स्टार्स हैं जो एक साथ निकलते हैं, उन्हीं को सप्तऋषि बोल दिया जाता है। और ये आसानी से इसीलिए पहचाने जा सकते हैं क्योंकि ये सातों एक साथ निकलते हैं, मतलब एक साथ ही रहते हैं और ये एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, इसलिए हम पहचान सकते हैं बहुत आसानी से। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह, 7 सेजेस। और अब नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे पोलस्टार। पोलस्टार के बारे में ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पुराने टाइम में लोग बाहर जब रात में निकला करते थे तो उनके पास कॉम्पस जैसी चीज़ें नहीं होती थी जिससे वो डायरेक्शन का पता लगा सकें, तो वो स्टार्स की हेल्प लेते थे। अब स्टार्स कैसे हेल्प करेगा उनको डायरेक्शंस में? डायरेक्शंस में उनको ऐसे हेल्प करता था कि एक स्टार हुआ करता था, एक स्टार हुआ करता था, वो अभी भी होता है, उसे हम नॉर्थ स्टार बोलते हैं या फिर पोल स्टार बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा। वो नॉर्थ में ही निकला करता है और हमेशा नॉर्थ में ही रहता है, तो और थोड़ा सा ब्राइट होता है वो, उसको देख लेते थे और उसकी वजह से वो नॉर्थ डायरेक्शन उनको पता चल जाती थी। तो नॉर्थ पता चल गया तो बाकी सारे डायरेक्शन हम खुद ही निकाल लेंगे। लेकिन वो उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, उसको ढूंढेंगे कैसे? अभी हमने पढ़ा सप्तऋषि के बारे में, सप्तऋषि बहुत आसानी से मिल सकता है, तो सप्तऋषि की मदद से उस स्टार को ढूंढा जा सकता है। अब आते हैं फिगर की बात कर लेते हैं। ये एक लड़की है, नॉर्थ की तरफ फेस कर लिया इसने, सप्तऋषि स्टार जिसके जस्ट ऊपर हैं, और इनमें सप्तऋषि में 7 स्टार होते हैं, जिन जो 2 नीचे हैं वो उनको हम पॉइंटर्स स्टार बोलते हैं। इन पॉइंटर्स स्टार्स के सिरहाने पर एक लाइन खींच दी, जिससे एक लाइन खींच दी इसने, और वो लाइन सीधा कनेक्ट होगी नॉर्थ स्टार से या फिर पोल स्टार से, और वो पोल स्टार थोड़ा ब्राइट होगा तो हम जान लेंगे। ऐसे पहचान सकते हैं हम पोल स्टार को, ऐसे लोग पहचानते भी थे। यहाँ पे आपकी बुक में भी लिखा गया है, इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर्स स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल फ्लो इनटू द पोल स्टार। यू गॉट दिस। अब बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, द बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। हमने अभी जाना किसके बारे में? सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। अभी जाना हमने स्टार्स के बारे में। तो स्टार्स ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को हम बोल देते हैं जिनके पास खुद की हीट और खुद की लाइट होती है। बिल्कुल इसके अपोजिट, जिसके पास खुद की हीट खुद की लाइट नहीं होती है उसे हम प्लैनेट्स बोल देते हैं, यही लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में। लेकिन प्लैनेट्स की एक और खासियत है, ये स्टार्स के अपने स्टार के चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और 8 स्टार, जो मेन स्टार है हमारा वो है सन, उसके चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। और इसी घूमने की वजह से, इसी घूमने की जो टेंडेंसी है उनकी, इसी की वजह से उनका नाम भी प्लैनेट्स पड़ा। क्योंकि प्लैनेट वर्ड इंग्लिश वर्ड है जो कि लिया गया है ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई से, और प्लेनेटाई का मतलब होता है वांडरर्स। वांडरर्स का हिंदी में अर्थ होता है घुमक्कड़, जो घूमते हैं। तो आप समझ गए प्लैनेट वर्ड आया कहाँ से। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, जिस पे हम रहते हैं प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ऑफ कोर्स ये सारी की सारी लाइट अप और सन से लेता है, और हीट भी। सन हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अभी आप एक चीज़ देखते होंगे, रात में जब आप मून को देखते हैं तो शाइन करता हुआ दिखता है, लेकिन वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो लाइट उसे सन से मिलती है। इसी तरीके से जब आप समझ लीजिए आप मून पे पहुंच गए, अब आप अर्थ को देख रहे हैं तो अर्थ भी शाइन करता हुआ ही दिखेगा, जबकि ये इसकी खुद की लाइट नहीं होगी, ये सन की ही लाइट होगी। तो बिल्कुल सेम, जैसे आप मून को देखते हैं चमकता हुआ, वैसे आप पृथ्वी को भी पाएंगे चमकता हुआ। मून के बारे में एक और चीज़ें लिखी हुई हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट, मून हमारा एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या चीज़ होती है उसको हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी आप सेलेस्टियल बॉडीज को जाने से, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके पास खुद की हीट और खुद की लाइट होती है, वो स्टार्स कहलाती हैं। जिनके पास खुद की हीट खुद की लाइट नहीं होती, वो कहलाती हैं प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स में एक चीज़ और जुड़ गई, क्योंकि प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं स्टार के, स्टार मतलब सन के। और उसी तरीके से मून एक सैटेलाइट है,
सैटेलाइट के पास भी खुद की हीट, खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन सैटेलाइट चक्कर लगाती है प्लैनेट्स के। अभी आप आगे जानेंगे इस बात को। जैसे इसमें भी लिखा हुआ है, इट इज़ द कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। मून हमारा जो है कंपेनियन मतलब साथी है एक, समझ लीजिए, पृथ्वी का, और इसके चारों तरफ घूमता रहता है। लाइक आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी की तरह 7 और प्लैनेट्स हैं। अभी हमने बताया 8 प्लैनेट टोटल में है हमारे सोलर सिस्टम के पास, तो 7 और भी हैं अर्थ की तरह, जो सन से ही अपनी हीट और लाइट लेते हैं। और उनमें से कुछ के पास उनके खुद के चाँद भी होते हैं, मतलब मून भी होते हैं। कुछ के पास ज़्यादा ही होते हैं, कुछ के पास कम होते हैं, कुछ के पास एकदम नहीं होते। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। These are built of small debris. These rings may be seen from the Earth with the help of powerful telescopes. जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये 3 प्लैनेट्स के नाम हैं। इनके पास खुद की रिंग होती है। रिंग कैसी होती है आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं। सैटर्न का रिंग दिखाई दे रहा है हमको, इसी तरीके से जुपिटर और यूरेनस के पास भी है। ये रिंग बनी हुई होती है स्मॉल डिब्रीज का मतलब होता है पत्थर जो होते हैं, टूटे फूटे प्लैनेट्स जो हमारे यूनिवर्स में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं पत्थरों को खींच लेते हैं ये इनके ग्रेविटेशनल पुल, और उन्हीं से जुड़े हुए होते हैं। कॉम्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स कह सकते हैं हम स्मॉल डिब्रीज को। तो इनके चारों तरफ एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स देखा जा सकता है पृथ्वी से भी। कैसे? बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से। यही बताया गया है इसमें। एक चीज़ और इसमें आ ही गए हैं, तो इस फिगर में एक चीज़ और समझ लेते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको दिख रही होगी मार्स और जुपिटर के बीच में। हमको यही जानना है कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में अभी हम एस्ट्रॉयड्स में पढ़ेंगे। एस्ट्रॉयड होता है छोटे छोटे पत्थरों का समूह जो कि अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। उसका ऑर्बिट एग्जिस्ट कहाँ करता है? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। फिर से वापस आ जाते हैं, हम पढ़ते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। द सन, 8 planets, satellites and some celestial bodies known as asteroids and meteorites form the solar system. We often call it solar family with the sun as its head. तो सोलर सिस्टम किससे बना हुआ होता है? सन से। 8 प्लैनेट्स हो गए हमारे, उनसे सैटेलाइट्स हो गई, उनसे स्टार्स हो गए, उनसे स्टार्स मतलब सन ही हो गया, एक ही स्टार हमारे पास। और कुछ और चीज़ें होती हैं, कुछ और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रॉयड्स और मीटरॉयड्स। एस्ट्रॉयड अभी आपने जाना क्या चीज़ है वो, और मीटरॉयड्स भी उसी के तरीके से होते हैं आप। और कभी कभी हम सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी बोल देते हैं। सोलर फैमिली का मतलब सन जिसका हेड हो वो सोलर फैमिली हो गई। एक चीज़ और है बगल में साइड में आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड मैंने कर रखा है। सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज़ द सन गॉड। सोल जो थे रोमन मैथोलॉजी में सूर्य देव को कहते थे, सूर्य देव का नाम था। सूर्य देव जैसे हमारी हिंदू मैथोलॉजी में मिलते हैं, उसी तरीके से रोमन मैथोलॉजी में उनको सोल कहा जाता है। सोलर का मतलब होता है सन से जुड़ा हुआ, सन से ही रिलेटेड। तो इसलिए सन की फैमिली को सोलर सिस्टम बोल दिया गया। अब हम सन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सन सेंटर में है, ठीक है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। सन एक स्टार है, स्टार के बारे में भी हमने जाना है कि स्टार्स बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही हॉट गैसेस से बने हुए होते हैं। तो सन भी उन्हीं में से एक है, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सन हमारा एक पुलिंग फोर्स जनरेट करता है। पुलिंग फोर्स उसको आप ग्रेविटी बोलते हैं, जो कि सारे सोलर सिस्टम को बाइंड करके मतलब बांध के रखता है। तभी हमारी पृथ्वी इस तरीके से घूम सकती है। और भी सारे प्लैनेट्स भी इसी में जुड़े हुए होते हैं उसके ग्रेविटी के कारण, जो कि सन जनरेट कर रहा होता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के लिए सन एकमात्र हीट और लाइट का सोर्स है। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। ये इसकी ट्रेमेंडस हीट होती है उसके पास, लेकिन हमें उतनी ज़्यादा फील क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद ही हमसे बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। कितना है? नीचे की लाइन में आप देखिए 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। आप सोच सकते हैं कितना है, सोचिए।
तक आ जाते हैं। वर्ड ऑरिजिन एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। मेनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं एक लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में, वो सारी की सारी खुद की इंग्लिश की नहीं होती, वो उसकी ओरिजिन होती है कई और लैंग्वेजेस से, जो कि ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है इस लैंग्वेज में सिंप्लीफाइड तरीके में, जिससे हम आसानी से पढ़ सकें, प्रोनाउंस कर सकें और उसका मतलब जान सकें। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, जो किताब हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का ही सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफिया। ग्राफी जियो और ग्राफी इंग्लिश में, लेकिन ये वर्ड है ग्रीक में जी प्लस ग्राफिया। जी का मतलब हो गया अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफिया मतलब हो गया राइटिंग, डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जिसमें पृथ्वी के बारे में बातें हो रही हों, उसको ज्योग्राफी बोल देते हैं। इसी तरीके से नीचे 3 चीज़ें और दी हुई हैं। जियो मतलब अर्थ, जियो इंग्लिश वर्ड है, और जी है उसका ग्रीक वर्ड। उसी में लॉजी जोड़ देंगे तो स्टडी ऑफ द अर्थ हो जाएगा, मतलब जियोलॉजी, स्टडी ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के बारे में पढ़ाई करते हैं उसको जियोलॉजी बोलते हैं। मेट्री बोल देंगे तो मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी जैसी चीज़ों को मेजर करने के लिए ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है, हम मैथ्स में पढ़ते हैं ज्योमेट्री। और ऑइड, जियो प्लस ऑइड, ऑइड एक शेप है, जियो आगे जोड़ देंगे तो जियोइड हो जाएगा, पृथ्वी का शेप, द शेप ऑफ द अर्थ। अब आते हैं अपने प्लैनेट्स पे। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। उनको अगर सन की डिस्टेंस से अगर एक ऑर्डर में रखा जाए, तो सबसे पहले सन के पास सबसे करीब में कौन सा है, फिर ऐसे धीरे धीरे करके सबसे लास्ट में कौन सा है, तो उनका ऑर्डर ऐसे होगा: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एक और हुआ करता था जब हम पढ़ते थे, वो था प्लूटो, लेकिन अब वो निकाल उठा है सोलर सिस्टम से। वो क्यों निकाला गया है वो अभी हम नीचे जानेंगे। तो सारे 8 प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में, वो एक फिक्स्ड पाथ में सन के चारों तरफ घूमते हैं। उस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। वो एक एलिप्टिकल शेप होता है। मरकरी जो है नियरेस्ट है, सन के सबसे ज़्यादा करीब में है। अभी हमने जाना, सबसे पहले मैंने मरकरी का नाम लिया, जो कि 88 दिनों में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है सन के चारों तरफ घूम लेता है। सिर्फ 88 दिन लगते हैं उसको। हमारी पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, जिसको हम 1 साल बोलते हैं। तो मरकरी के हिसाब से 1 साल 88 दिन में पूरा हो जाएगा। वीनस जो है दूसरा प्लैनेट है, वो अर्थ का ट्विन माना जाता है। क्यों? क्योंकि शेप और साइज में अर्थ के सिमिलर में है, बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखता है अर्थ से, इसलिए इसको हम ट्विन बोल देते हैं। अब हम जान लेते हैं प्लूटो के बारे में, जो 9th प्लैनेट था। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। 2006 तक, अगस्त 2006 तक प्लूटो को एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था। लेकिन एक मीटिंग में जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ली, उसमें एक डिसीजन आ गया कि प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं रह गया, इसको एक डॉर्क प्लैनेट कंसिडर कर दिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अर्थ पे। द अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तीसरे नंबर पे आता है सन। सन के करीब की बात अगर की जाए तो हमारा अर्थ तीसरे नंबर पे आता है, सन के करीबी में। साइज़ में ये 5वें नंबर पे है। पहले नंबर पे है जुपिटर, 5वें नंबर पे है अर्थ। और ये स्लाइटली फ्लैटेंड है। पोल्स मतलब नॉर्थ और साउथ पार्ट में ये थोड़ा सा दबा हुआ है, और बीच में बल्ज आउट है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो इस शेप को हम जियोइड शेप बोलते हैं। जियोइड अभी हमने जाना, अर्थ लाइक शेप। तो अर्थ लाइक शेप कैसे होता है? नॉर्थ और साउथ एक पूरा राउंड ले लीजिए, राउंड सर्कल ले लीजिए, उसको ऊपर से और नीचे से थोड़ा दबा दीजिए। जब आप दबा देंगे तो बीच का पोर्शन थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, वही है जियोइड शेप, अर्थ लाइक शेप। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रॉब्ली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। हमारी लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन जिस पे जीवन है, ऐसी कंडीशन सिर्फ अभी पृथ्वी पे पाई जाती हैं, और सारी और कहीं जगह नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये एडिशनल चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई है, लेकिन मार्स पे ऐसी चीज़ें हुआ करती थी बहुत पहले, लेकिन अब नहीं रह गई हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। हमारी पृथ्वी ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। इसके पास पानी है, हवा है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ सपोर्टिंग गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जो कि हम ब्रीथ इन करते हैं। ऐसी गैसेस पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे लाइफ इतनी अच्छी से सपोर्टेड है।
और इसीलिए इसको एक यूनिक प्लेनेट, इसको एक अनोखा प्लेनेट माना जाता है भाई, क्योंकि अनोखा है ही। यहाँ पर इंसान, यहाँ पर लाइफ निवास करती है, बहुत बड़ी बात होती है। और हमारा बाहर से अगर हम अगर अर्थ को देखें तो ये ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि 2/3 पोर्शन इसका जो है पानी ही पानी है, तो इसीलिए इसको हम ब्लू प्लेनेट भी बोल देते हैं। और अभी हमने सन के बारे में जाना था कि सन हमारा 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है पृथ्वी से। तो आप राइट साइड में देखिए, डू यू नो करके एक बॉक्स बना हुआ है। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के बावजूद भी सन की लाइट को पृथ्वी पे पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो इतना दूर है हमसे। सोचिए, इस स्पीड में 8 मिनट लग रहे हैं। इसके बारे में आप सोचिएगा। अब मून के बारे में आ जाते हैं। मून के बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कुछ, उसको भी हम रिलेट करेंगे यहाँ पे। तो आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, एक ही सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या है, पहले सैटेलाइट जान लेते हैं। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल बॉडी है, जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है, जैसी उसी तरीके से जिस तरीके से प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो आप समझ गए सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट 2 प्रकार की होती हैं, एक नेचुरल जैसे कि हमारा मून है, एक ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसान बनाते हैं। इंसान सैटेलाइट इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें हमारे यूनिवर्स के बारे में, या फिर कम्युनिकेशन में मदद करती हैं। कम्युनिकेशन का मतलब जैसे इंटरनेट वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें सैटेलाइट की मदद से हो पाती हैं। ये सैटेलाइट जो ह्यूमन मेड होती हैं, ये एक रॉकेट के द्वारा कैरी किया जाता, छोड़ा जाता है, और अपने ऑर्बिट में पहुंचने के बाद रॉकेट से हटा दिया जाता है। तो ये सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में पहुंच के पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर खुद से ही लगाने लगती हैं। कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नाम हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि इनसैट, IRS, एजुसैट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब आते हैं फिर से मून पे, बैक टू मून। जैसा कभी हमने पढ़ा, हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है जो कि मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। 4 मून को हम रख दें तो जाके एक अर्थ बन जाएगा, यही चीज़ इसमें बताई गई है। ये इतना बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि ये बहुत पास में, हमारे बहुत ज़्यादा पास में। अगर हम सन के कंपेरिजन में करेंगे, सन के कंपेयर में बोलेंगे, तो आप खुद ही समझ लीजिए, नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा। 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे ये, बस 3,84,400। सन कितना था? 150 मिलियन किलोमीटर्स, बहुत था वो। नेक्स्ट चीज़ जो है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। 27 दिन लगते हैं इसको पृथ्वी के चारों ओर घूमने में, और 27 ही दिन लगते हैं इसको अपनी ऑर्बिट पे, अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूम लेने में, मतलब पूरा 360 डिग्री घूम लेने में अपनी एक्सिस पे। इस चीज़ को रोटेशन और रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। जैसे कि आप पृथ्वी के हेल्प से समझ सकते हैं, 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को सन के चारों ओर घूमने में, उसी तरीके से इसको 27 दिन लगते हैं अर्थ के चारों ओर घूमने में। लेकिन पृथ्वी को 24 घंटे ही लगते हैं अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में 360 डिग्री, लेकिन उसमें भी मून को 27 दिन ही लगते हैं। तो इससे आप क्लियर हो गया होगा कि 27 दिन दोनों चीज़ों में लगते हैं। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और इसकी वजह से हमें सिर्फ एक साइड देखने को मिलती है मून की। यही चीज़ है, क्योंकि हमें मून का शेप हमेशा चेंज होता हुआ दिखता है। कभी हमें मून एकदम से नहीं दिखता, कभी हमें मून पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी 1/3 दिखता है। वही चीज़ हमने जाना फुल मून और न्यू मून नाइट के बारे में, फर्स्ट पेज पे वही चीज़ थी। इसी की वजह से वो चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। मून के पास पृथ्वी की तरह लाइफ सपोर्टिंग फेवरेबल कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास हवा नहीं है, पानी नहीं है। इस पर सिर्फ प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं और गड्ढे हैं, और यही सारी चीज़ें मून के सरफेस पे शैडोज कास्ट करती हैं, जो कि हमें दिखता है पृथ्वी से। क्योंकि हम बोलते हैं ना, चाँद पे धब्बा है, चाँद पे दाग है, तो वो सारी चीज़ें यही सारी है जो
माउंटेन्स और प्लेन्स और ये डिप्रेशंस हैं, इन्हीं की वजह से हमें ऐसा दिखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड के बारे में अभी आपने जाना था। ये रॉक्स होते हैं जो कि अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, सन के चारों तरफ ये भी घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं अपनी खुद की ऑर्बिट में। इनकी ऑर्बिट कहाँ प्लेस होती है? मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में। हमारी बुक में क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। अभी जो मैंने बताया, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा भी कुछ और टाइनी बॉडीज हैं जो बनी हुई होती हैं पत्थरों की, रॉक्स की। ये सन के चारों घूमती हैं, चक्कर लगाती हैं और इसको हम एस्ट्रॉइड्स बोल देती हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर अ पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट का ये मानना है कि एस्ट्रॉइड्स वही चीज़ हैं जो कि कुछ बहुत साल पहले कोई एक प्लैनेट एक्सप्लोड हुआ होगा और उसके जो बचे हुए रॉक्स और टाइनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक ऑर्बिट में आ गई और सन के चारों तरफ घूमने लगी। उसी चीज़ को एस्ट्रॉइड बोल देते हैं। मीटरॉइड्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। तो वही पीसेज ऑफ रॉक्स, जो एस्ट्रॉइड के पीसेज ऑफ रॉक्स हैं, वही चीज़ मीटरॉइड्स भी बोलते हैं। मीटरॉइड्स होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, एस्ट्रॉइड्स बड़े बड़े होते हैं। समटाइम्स दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप ऑन इट। कभी कभी ऐसा होता है कि ये मीटरॉइड्स जो है पृथ्वी पे गिरने की संभावना रखते हैं, और इस प्रोसेस में जब वो गिर रहे होते हैं पृथ्वी पे, तो उनकी पृथ्वी की एटमॉस्फेयर जो होती है, एटमॉस्फेयर में पहुँचते ही उन पे हवा का दाब लगने लगता है, फ्रिक्शन, उसको घर्षण बल बोलते हैं। एयर फ्रिक्शन लगता है और जिसकी वजह से वो हो जाते हैं हीट, और इतने गर्म हो जाते हैं कि वो जल जाते हैं, और जलने से उनके फ्लैश ऑफ लाइट हमें दिखती है। एक लाइट दिखती है, लाइट फ्लैश हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं टूटता तारा, इस तरीके से। तो वो होता है एक मीटरॉइड जो गिर रहा होता है पृथ्वी पे, और वो जल जाता है रास्ते में ही, एटमॉस्फेयर में ही। लेकिन कभी कभी पूरी तरीके से नहीं जल पाता और गिर जाता है, तो उस गिरे हुए पार्ट को हम मीटरॉइड बोलते हैं। और गिरने पर एक, ऑफकोर्स अगर उतनी ऊंचाई से कोई चीज़ गिर रहा है तो गड्ढा तो होगा ही हमारी पृथ्वी पे, तो एक हॉलो क्रिएट कर देता है। अब हम जानते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। एक वाइटिश ब्रॉडबैंड A whitish broadband like a white flowing path across the sky is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. जब हम एक क्लियर स्टेरी नाइट, जब एक तारों भरी रात हम देखते हैं, तो हमें बहुत वाइट सा एक बैंड टाइप में दिखता है जो कि घूमता हुआ ऐसे दिख रहा होता है स्काई में। वहाँ पर मिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट हुए होते हैं, और उसी बैंड को हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। उस गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और हमारा सन एक स्टार है, समझ लीजिए। तो एक सन से एक सोलर सिस्टम बन गया। तो वैसे कितने सारे सोलर सिस्टम्स होंगे इस गैलेक्सी में, उसी का एक पार्ट है हमारा एक सोलर सिस्टम। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा। पुराने टाइम में ये इमेजिन किया जाता था, लोग सोचते थे कि ये एक रिवर है जो कि लाइट्स की रिवर है, नदी है, बह रही है, और इसीलिए इसका नाम रख दिया था आकाशगंगा। मिल्की वे को हम हिंदी में आकाशगंगा भी बोलते हैं। तो ये हमने जाना मिल्की वे गैलेक्सी को। अब एक गैलेक्सी क्या होती है? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी एक सिस्टम है जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स निवास करते हैं, रहते हैं। समझिए, बिलियंस ऑफ स्टार्स, एक स्टार है एक सन हमारा, जहाँ से बन चुका है ये पूरा सोलर सिस्टम। बिलियंस ऑफ स्टार्स मतलब बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं गैलेक्सी में। समझ लीजिए कितना ह्यूज है ये एक गैलेक्सी। और वहाँ पे क्लाउड्स भी होते हैं, डस्ट भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। ये सारी चीज़ें गैलेक्सी में पाई जाती हैं। और ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। तो एक सन इतना बड़ा है, एक सन के पास इतनी सारी स्टार, इतनी सारी प्लैनेट्स हैं जो कि एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। इतनी ह्यूज चीज़ हो गई। तो बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ सन, बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम से एक गैलेक्सी बनती है, और ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से पूरा यूनिवर्स बनता है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है।
यहाँ पे हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट चैप्टर। लेकिन नीचे एक चीज़ और है, आप इस चीज़ को पढ़िए और समझिए। यू आर ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी हमारी एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। हमारा एक सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारी पूरे यूनिवर्स का पार्ट है। अभी जो चीज़ मैंने बताई वही चीज़ इसमें और अच्छे से दी गई है। तो इसके बारे में आप सोचिए और जानिए कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम किस जगह पे रह रहे हैं। तो इस तरीके से आपका एक चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।